Hello everyone. Good morning to all of you. Let's proceed from the last lecture. So जो last lecture हम लोग पढ़ रहे थे उसी के आगे बढ़ेंगे. Last lecture में आपने जो डिटेल में स्टडी किया है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में. कोई कंसर्न क्वेरी हो तो आप हमेशा पूछ सकते हो. मैं इसको क्विकली समराइज कर देता हूँ और फिर उससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं उसको बताने के बाद आगे बढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको आप पी वेक्टर से लिखते हो. एक अरेंजमेंट होता है और इसकी एक वैल्यू होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, मोर ओवर वेक्टर क्वांटिटी है. कैसे इंडिकेट किया जाता है वो सारी स्टोरीज आप जानते हो. नट सेल में अपने पास जो रहता है वो ये कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसकी वजह से किसी भी लोकेशन पर आप पोटेंशियल फील्ड वो सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हो. नो ये डिस्टेंस आर मेजर करते हैं, थीटा जनरली इधर से मेजर करते हैं. कभी आप सॉल्व करोगे तो कई बार क्या होगा कि थीटा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना ज्यादा चैलेंजिंग होगा, क्लॉकवाइज मेजर करना इजी होगा. तो अगर ऐसी सिचुएशन आपको मिलती है तो आप एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज ही मेजर कर सकते हो. आइडिया क्या है कि क्लॉकवाइज जब आप जाओगे तो वो नेगेटिवली लिखेंगे और इधर हम पॉजिटिवली लिखते हैं. तो जो पॉजिटिव होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है और क्लॉकवाइज जो रहता है वो नेगेटिव होता है. तो क्लॉकवाइज भी आप माइनस एंगल के साथ. पॉइंट इसकी थीटा को हम एज अ वेक्टर यूज कर रहे हैं, डायरेक्शन वाला यूज कर रहे हैं, जैसे प्लस एक्स और माइनस एक्स होता है. तो यहाँ पर जो v निकल करके आया था इस ए पॉइंट पर और जो फील्ड निकल के आया था वो आपको याद हो गया होगा. फील्ड की जो डायरेक्शन आती है, एक ई आर कंपोनेंट आता है, दूसरा ई थीटा कंपोनेंट आता है. और जो ई थीटा की डायरेक्शन होती है वो थीटा की डायरेक्शन में होता है. सो उसके अकॉर्डिंग हम पता कर लेते हैं. v का डेरिवेशन आपने किया था के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ई आर का डेरिवेशन आपने किया था कुछ ऐसा था 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब. एंड ई थीटा अपने पास जो था दैट वाज kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब. सो अगर आप ये 3 टर्म्स याद रखते हो तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या चल रहा होता है वो अपने को पता चल जाता. फिर दूसरा आपने ये लर्न किया कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी फील्ड पर रखते हैं इन एन एक्सटर्नल फील्ड, तो अगर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड पे रखा ई पर जो कि यूनिफॉर्म है, तो इस केसेस के लिए आपने कुछ प्रूफ किए थे. अगर फील्ड की डायरेक्शन आपको ये बताया गया कि दिस इज अ फील्ड और डाइपोल लेट से कि आपने ऐसा प्लेस किया है दैट्स अ डाइपोल, दोनों के बीच के एंगल को हम थीटा बोलते हैं. सो थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. यू नो द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स फ्रॉम द वेक्टर कॉन्सेप्ट. यहाँ पर दो वेक्टर कौन से हैं? P एंड E. सो P और E दो वेक्टर्स हैं, तो थीटा उनके बीच का एंगल होता है. हाउ मच द फोर्स इट एक्सपीरियंस? 0. हाउ मच द टॉर्क इट एक्सपीरियंस? P क्रॉस E. हाउ मच द एनर्जी इट एसोसिएट्स विथ, और उसके साथ एनर्जी कितना एसोसिएटेड रहता है, वो P डॉट E होता है. तो ये सारे डेरिवेशंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में लर्न किए थे. देयर वाज सम लाइक स्पीड का इशू था इंटरनेट की, तो अगर आपने कोई पॉइंट मिस किया है तो मैं उसको एलैबोरेट कर सकता हूँ. इफ यू आर कंफर्टेबल विद थिंग्स हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. एक एप्लीकेशन देखेंगे एग्जांपल में, इसके बाद फिर नॉन यूनिफॉर्म केस में क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे. ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ फॉर्मूला तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. टॉर्क के बारे में, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो पी साइन थीटा आएगा और किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस तरह से एक्ट करेगा कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा. तो आप इसको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने लो. हो सकता है आपके माइंड में आ जाए कि इधर से भी तो ला सकता है, इधर से भी ला सकता है, तो नेचुरली हम कौन से चूज करेंगे? जो पहले वाला है. तो या फिर P क्रॉस E क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स से कैसे डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं वो भी आपके पास रूल है, उससे भी पता कर सकता हूँ. पोटेंशियल एनर्जी याद रखना भी बहुत सिंपल है. पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है इसलिए डॉट प्रोडक्ट आता है, और टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट आता है. तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है. पोटेंशियल एनर्जी निकालने में रेफरेंस लोकेशन 90 डिग्री थीटा लिया गया है. व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब है कि जब 90 डिग्री पर होंगे दोनों तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, जो कि ये फॉर्मूला खुद बोलेगा कि यस वो जीरो हो जाएगी. तो वही रेफरेंस लोकेशन है.
क्योंकि आप जानते हो जब कोई पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफाइन करते हैं तो अपने को रेफरेंस लेना पड़ता है। जैसे कि पॉइंट चार्ज या कोई बॉडी लेते थे, फाइनाइट चार्ज बॉडी, तो हम लोग उसके लिए रेफरेंस इनफाइनाइट को कंसीडर किया करते थे। डाइपोल के लिए हम लोग इनफाइनाइट को नहीं कंसीडर करेंगे, रादर 90 डिग्री के लोकेशन को कंसीडर करेंगे। अंडरस्टूड? सो ये पूरा डाइपोल का कॉन्सेप्ट है, इतना ही अपने सिलेबस पर है। फील्ड, पोटेंशियल और फील्ड में कैसे वो बिहेव करता है। अब क्वेश्चंस कैसे बताएगा इसको, मैकेनिक्स से लिख कर देगा कि एक डाइपोल रखा है, मास है, ये सब है। बताइए कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया यूनिफॉर्म, तो क्या वो ट्रांसलेट करेगा? तो ट्रांसलेशन फोर्स से पता चलता है। क्या वो रोटेट करेगा? वो टॉर्क से पता चलता है। एनर्जी कितना होगा? वो एनर्जी से पता चलता है। यूनिफॉर्म फील्ड में एक पॉइंट तो आप गारंटेड याद रख सकते हो एज अ रिजल्ट, कि कभी वो ट्रांसलेट नहीं करने वाला है। Why? Because net force is zero, so center of mass acceleration is going to be zero always in case of uniform. Rotate जरूर करेगा, और रोटेट जरूर करेगा क्योंकि इस पर P क्रॉस E आने वाला है, बारिंग द केस कि वो पैरेलल हो, और ये पोटेंशियल एनर्जी का केस है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ उसके कुछ पार्ट्स, जिससे अपने को ये क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला आपको कितना डाइजेस्ट हुआ। दूसरा, आपको जो वेक्टर्स वगैरह है वो कितना याद है। लेट्स से कि आपसे ऐसा बोलता है कि आप एक स्पेस पर हैं जहां पर यूनिफॉर्म फील्ड इस तरह से लगाया गया, यूनिफॉर्म है, पूरे स्पेस पे एग्जिस्ट करता है, जिस स्पेस पे हम लोग काम करने वाले हैं। फिर अपने को बोला गया कि अपने पास कुछ डाइपोल्स की लोकेशंस हैं या ओरिएंटेशंस हैं। एक ये डाइपोल लगा हुआ है, एक ये डाइपोल है, एक इस तरह से प्लेस्ड है, एक इस तरह से प्लेस्ड है। इनको हम लोग केस बना सकते हैं। दिस इज फर्स्ट केस का बात है, सेकंड केस है, अगला केस है और लास्ट केस है। ABCD केसेस है। अपने को बताना है फाइंड केसेस, केस और केसेस वेयर नंबर 1, ये सारे डाइपोल है, नाम लिख देता हूँ। ये भी P वेक्टर है, ये भी P वेक्टर है, ये भी P वेक्टर है, दिस इज आल्सो P वेक्टर है। फर्स्ट थिंग, डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का अपना मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से है। तो किन लोकेशंस पर और किन केसेस के लिए डाइपोल्स के जो ओरिएंटेशंस आपको दिए गए हैं वो इक्विलिब्रियम को इंडिकेट कर रहे हैं। सो ये सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर कर सकते हैं। एक या एक से ज्यादा लोकेशंस हो सकती हैं, तो अपने को आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इक्विलिब्रियम मींस ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, फोर्स का जीरो होना। फोर्स जीरो हमेशा होता है। इस केस में सारे केस आ जाएंगे। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में सभी हो जाएंगे क्योंकि वो सभी के लिए फोर्स जीरो रहता है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, टॉर्क जीरो होना चाहिए। टॉर्क जीरो किस किस केस में आ रहे हैं? तो टॉर्क के लिए आप जानते हो P क्रॉस E आता है, और हम चाहेंगे कि इसकी वैल्यू जीरो आए। P नॉन जीरो है, E नॉन जीरो है, ये तभी जीरो हो सकता है जब वो पैरेलल वेक्टर्स हों, यानी E और P के बीच का एंगल 180 डिग्री हो। वो आप समझ में आ जाएगा आपको। दिस विल इम्प्लाई द टू केसेस, केस नंबर B एंड केस नंबर D। B और D दो ऐसे केसेस होंगे जहां पर पैरेलल आ रहा होगा, वहां पर टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर क्या हो जाएंगे? इक्विलिब्रियम में दो फॉल करने वाले हैं, B एंड D। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में पूछा जाएगा तो आप बोलोगे ABCD सभी। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में पूछा जाएगा तो B एंड D। टोटल इक्विलिब्रियम में पूछा जाएगा तो भी B एंड D, क्योंकि ये मस्ट कंडीशन होती है, दिस एंड दिस। तो जब एंड लगा होता है तो दोनों को साइमल्टेनियसली ट्रू होना चाहिए। फिर find cases where dipole is in stable equilibrium। अब आपसे पूछता है कि किस पोजीशन या पोजीशंस में ये डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम को अचीव कर रहा होगा।
अगर कोई है, एक नन ऑफ द ऑप्शन भी रहेगा अपने पास. So is there any orientation where you can find the dipole to be in stable equilibrium? आप क्विकली आंसर दे सकते हो. आपके आंसर से अपने को आइडिया लगता है कि हाउ मच फास्ट वी शुड मूव. एक नन आंसर आ रहा है. हाँ, अगर आपको इक्विलिब्रियम बोलेगा तो हम बी और डी आंसर देंगे. स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो उसके बारे में हम पता करेंगे. तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कभी ना कभी हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा मैकेनिक्स में. आप उसको रिकॉल कर लेने का, और उसको हम लोग अभी भी यूज कर सकते हैं. नो, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होने के लिए उसको इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है. तो हमारे पास इक्विलिब्रियम में कितने ऑप्शंस हैं? बी एंड डी. इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा इसी का सबसेट या इसी के बराबर आएगा. अपने को स्टेबल चाहिए. स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल का मतलब होता है कि अगर आप उसको अपनी लोकेशन से थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करें तो अपने आप को रीओरिएंट कर ले. दैट मीन्स उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए और उसको उसी की डायरेक्शन में रीओरिएंट करके रखना चाहिए. तो अगर बी को आपने स्लाइटली डिस्टर्ब किया, ऐसा किया, तो आप जानते हो कि ये फील्ड की डायरेक्शन में रीस्टोर करेगा. तो इस फील्ड ऊपर की तरफ है तो फील्ड की डायरेक्शन में इसको वापस लेकर के आएगा. इसका मतलब पी पर इक्विलिब्रियम है. लेकिन अगर आपने पी को डिस्टर्ब भी किया, स्लाइटली रोटेट भी किया, तो वो अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा. दैट मींस दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम. डी पर आते हैं. डी पर अगर ये इस तरह से था, आपने थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब किया, रोटेट कर दिया, और फील्ड ऊपर की तरफ है, तो ये इसको पूरा घुमा करके फील्ड की डायरेक्शन में लाना चाहेगा. इसका मतलब है आपने इसको अगर रोटेट किया स्लाइटली, तो वो रिस्टोर नहीं होगा, बल्कि वो किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा. तो इसका मतलब है वो अनस्टेबल है. तो स्टेबल को पता करने के लिए रिस्टोरेशन लगना चाहिए. अनस्टेबल के लिए वो रिस्टोरेशन के अगेंस्ट जाना चाहिए. न्यूट्रल के लिए कुछ भी नहीं लगे. जहां पे आपने छोड़ा वहीं पे रह जाए तो न्यूट्रल होता है. 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम यू मस्ट बी नोइंग: स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल. सो अपने को पता चला कि बी एक ऐसी लोकेशन है जहां पर वो रिस्टोर कर जाएगा, डी पर नहीं करेगा. तो जो डी अपना बनेगा वो अनस्टेबल के बारे में आ जाएगा. तो अगर आपसे पूछता है व्हाट इज विच वन इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सो डी इज अनस्टेबल, बी इज स्टेबल इक्विलिब्रियम. अंडरस्टूड? वो आप पता कर सकते हो. अब याद रख सकते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम में दोनों को नॉट ओनली पैरेलल बट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए. थीटा 0 होना चाहिए. अपोजिट डायरेक्शन वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए दो ही पोजीशंस फिजिबल हैं. कोई और एंगल होगा तो फिर नॉन इक्विलिब्रियम पर रहेगा. एक लास्ट पार्ट इसी में और ऐड कर देते हैं. Find cases where potential energy is minimum. Out of the 4 cases, which case you can find out which will have the least potential energy? Again, अपने पास A, B, C, D 4 ऑप्शंस हैं. आपको उन्हीं में से आंसर करना है. Okay, I'm getting few answers. ओके, आंसर सभी लोगों को देना चाहिए, अदरवाइज आई कैन बी फास्ट इनफ और कवर कर लेते हैं. तो आप इन्वॉल्व होगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा. गलत सही वो उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर गलत है तो आपको सीखने का चांस मिलता है. सही है तो फिर आप सीख चुके हो, ये कंफर्म हो जाता है. एनीवे, सो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? जस्ट गो बाय दिस थिंग. पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस पी डॉट ई. फॉर्मूला लर्न करने से ज्यादा एप्लीकेशन होता है इंपॉर्टेंट. सो इसी को अपने को पता करना है. अब आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, वेक्टर्स, उनके बीच के एंगल्स, साइन, प्लस माइनस, लीस्ट, मैक्स. बहुत अच्छी बात. जब कभी आपको मिनिमम बताना होता है या मैक्सिमम बताना होता है तो हमारे पास एक बेसिक लॉ होता है, कॉमन सेंस. अगर हम सारी वैल्यूज को लिस्ट कर पाते हैं तो उनमें से सबसे छोटी होगी उसको मिनिमम कहेंगे, तो सबसे बड़ी होगी उसको मैक्सिमम कहेंगे. एज सिंपल एज एनीथिंग. यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो हम एक काम कर सकते हैं, चारों केस के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं. फर्स्ट केस के लिए कितना आएगा? परपेंडिकुलर जा रहा है, 0 आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है.
सेकेंड केस में कितना आएगा? सेकेंड केस में आएगा 0 डिग्री आ रहा है तो माइनस पीई के बराबर आ जाएगा, cos 0 1 हो जाता है। सी केस पर कितना आएगा? परपेंडिकुलर जा रहा है, 0 हो जाएगा, cos 90 0 होता है। लास्ट केस में कितना आएगा? 180 डिग्री है, cos 180 माइनस होता है तो पी हो जाएगा। सो ये 4 केसेस की पोटेंशियल एनर्जीज आपके सामने है। दैट मीन्स यू कैन कैलकुलेट देम। वंस यू कैन कैलकुलेट देम, दैट मीन्स यू कैन फाइंड विच वन इज द लीस्ट। पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। सिंस ये स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें जो माइनस होता है वो डायरेक्शन नहीं बताता है, उसके मैग्नीट्यूड को बताता है या उसके वैल्यू को बताता है। तो जो ये नंबर है ये निगेटिव है, ये 0 है, ये 0 है, ये पॉजिटिव है। सो अपने को यहाँ से बात समझ में आ गई? क्या समझ में आ गई? नहीं आई तो ये आनी चाहिए कि दिस नंबर इज मिनिमम और दिस नंबर इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। सो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी फॉर द लास्ट ऑप्शन डी केस, और बी केस के लिए रहेगा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। वैसे भी हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिखा था मैकेनिक्स में, अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग होता है। और ऐसा बोला होगा कि कोई भी सिस्टम नेचुरली लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी पे रहना चाहता है। रहना चाहता है मतलब स्टेबल रहना चाहता है। दैट मीन्स लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी इज डिजायरेबल फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, हेंस दिस इज स्टेबल केस। और जो अनस्टेबल होता है ना उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया ना तो आप पाओगे कि फिर वो वापस नहीं आने वाला, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। सो वहां से आप इसको लिंक कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, फोर्स, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, लोकेशंस को देख करके आपसे पूछ सकता है, आप बता सकते हो। बेसिकली व्हाट वी डिड, वी यूज दीज 3 फॉर्मूलाज जो आपने प्रीवियस स्लाइड पे देखे थे, फोर्स, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है? सो इलेक्ट्रिक डाइपोल in non-uniform field. मोस्टली आपसे यूनिफॉर्म का केस पूछेगा, बट अगर उसने नॉन यूनिफॉर्म पूछा तब भी हम उसका आंसर बता सकते हैं। तो अपने पास आइडिया क्या है कि अगर फील्ड हमारी नॉन यूनिफॉर्म है तो अगर अपने पास एक डाइपोल है, लेट्स से ये डाइपोल है, तो यहाँ पर जो प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर जो माइनस क्यू चार्ज है उस पर फोर्सेस फील्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्यू और फील्ड एट द लोकेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। Force on the negative charge is going to be equal to this minus q, the charge, into field at the negative charge, isn't it? So how much the net force is going to be there? So अगर अपने को net force calculate करना है, so net force के लिए लिखेंगे force acting on the plus charge plus force acting on the minus charge. As simple as anything कि अपने को forces को superpose करना होता है। Try to make the relation. तो जब इसको आगे बढ़ेंगे तो अपने पास आएगा q e plus minus q e minus. Now this is going to be equal to q, आप कॉमन ले सकते हो, the field at plus location minus field at the minus charge की लोकेशन पर। जब यूनिफॉर्म फील्ड होता है तो चाहे वो प्लस चार्ज का लोकेशन हो चाहे वो माइनस चार्ज का लोकेशन हो, दोनों में सेम रहता है। इसलिए ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जा रहे थे, तो हमारा आंसर नल वेक्टर आया करता था। कब? यूनिफॉर्म केस में। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म केस है तो फिर हमारा आंसर इस फॉर्मूले से गवर्न होगा, तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और अपना आंसर बता सकते हैं। सो अगर आपको फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन पता हो तो प्लस पॉइंट चार्ज पर कितना फील्ड आएगा उस लोकेशन की पता करेंगे, नेगेटिव पॉइंट चार्ज पर कितना आएगा उसको पता करेंगे, दोनों की वेक्टोरियल इस तरह से हैंडल करेंगे, क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि इस फोर्स के बारे में हम बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये 0 होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर वो आपको ट्रैप करने के लिए स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करेगा। कैसे? कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला फोर्स के बारे में बताइए। क्या ये फोर्स 0 होता है, या ये फोर्स 0 नहीं होता है, या ये फोर्स 0 हो सकता है, या ये फोर्स 0 नहीं हो सकता है। अंग्रेजी में बनाएगा, इंग्लिश में। सो इट विल बी राइटिंग लाइक दिस कि दिस फोर्स मे बी 0, मे नॉट बी 0, विल बी 0, विल नॉट बी 0, ऐसे 4 ऑप्शन बनाएगा।
सो व्हाट वी कैन वी से कि ये 0 होगा या फिर ये 0 नहीं होगा या फिर पॉसिबिलिटी. सो अगेन यू कैन थिंक ऑफ कि अपने को 2 पॉइंट पर फील्ड निकालना है, प्लस पर और माइनस पर. अगर दोनों पॉइंट की लोकेशन पर फील्ड बराबर हो गया तो 0 हो जाएगा, बराबर नहीं हुआ तो नॉन जीरो रहेगा. नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट है, तो जनरली ये 0 नहीं होगा. लेकिन देयर आर चांसेस कि जो प्लस लोकेशन पर फील्ड हो और जो माइनस लोकेशन पर फील्ड हो वो सेम अमाउंट का हो जाए. देयर आर चांसेस इवन इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, ऐसा हो कि बाय चांस इस वाली लोकेशन इस लोकेशन पर दोनों की वैल्यू बराबर हो, बाकी सभी लोकेशंस पर अलग अलग आ रही हो, तो वो तो नॉन यूनिफॉर्म केस हो गया. उस केस में भी फोर्स 0 हो सकता है. सो हियर वी विल गो विद पॉसिबिलिटी कि ये 0 हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ दैट फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म. मेकिंग सेंस? तो गारंटी से नहीं कह सकते कि नॉन जीरो है, गारंटी से 0 भी नहीं कह सकते. मोस्टली it's going to be non-zero, but it can also be 0 for particular or certain cases of non-uniformness of the field. समझ में आया? So may be 0, may not be 0. F मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट, may और may not be 0. अगर आपको बोलना होगा तो ऐसा स्टेटमेंट बोलेंगे और दिमाग में रहेगा कि रफली वो इन जनरल वो नॉन जीरो रहता है. अगर ये नॉन जीरो है तो निकालेंगे कैसे? अपने पास फॉर्मूला है, इसी को यूज कर लेंगे. टॉर्क कैसे निकालते हैं? टॉर्क हम लोगों ने डेरिवेशन कर लिया, टॉर्क के लिए हम P क्रॉस E यूज करेंगे. टॉर्क के लिए आप सेम फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि उसके लिए फिर हम लोग ये भी जानते हैं ना कि जो डी डिस्टेंस होती है ना बहुत कम होती है, और अपने लिए रेफरेंस पॉइंट क्या लेते हैं? रेफरेंस पॉइंट उसका सेंटर पॉइंट लेते हैं. तो अपने को फील्ड किस पॉइंट की यूज करनी होगी? फील्ड एट द लोकेशन ऑफ मिड पॉइंट. तो जो मिड पॉइंट होगा उसकी फील्ड आप यूज कर लीजिए, टॉर्क को यूज कर सकते, टॉर्क कैलकुलेट कर लीजिए, तो फिर आपको पॉइंट चार्ज पे जाने की जरूरत नहीं है. पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए भी आप सेम फॉर्मूला यूज करोगे, E डॉट ई. इन दोनों में जो E यूज हो रहा होगा वो सेंटर लोकेशन का लेंगे, नॉट फॉर द लोकेशन ऑफ द पॉइंट चार्जेस. बट फोर्सेस में सिंस वो डिफरेंस आ रहा था इसलिए उसको हमने इलाबोरेट किया. कई बार क्या करेगा, आपको वो प्लस और माइनस के लोकेशन की फील्ड्स को नहीं देगा, जनरली वो देगा नहीं क्योंकि ये डी डिस्टेंस बहुत छोटा होता है. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको ड्राइव कर लेते हैं. कैसे? फोर्स को एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, इससे भी फोर्स निकाल सकते हैं. हम लोग जानते हैं कि अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी पता हो तो फोर्स कैलकुलेशन अपने को आता है. कैसे? फोर्स इज इक्वल टू, आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर. यू नो दिस फॉर्मूला वेरी वेल फ्रॉम द मैकेनिक्स वाला पोर्शन. सो ये हम तब यूज करते हैं जब वन डायमेंशनल स्टेप चल रहा होता है. अगर मल्टी डायमेंशनल होता है तो इसको डेल से रिप्लेस कर लेते हैं. सो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स को हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ यू. ये डेल आप यूज कर चुके हो किसमें? इन कन्वर्जन ऑफ फील्ड एंड पोटेंशियल में. बेसिकली आप अगर ध्यान से देखो तो वही चल रहा है, ये फील्ड है ये पोटेंशियल है, क्यू क्यू कैंसिल आउट हो गया. सो रिलेशन वही चल रहा है. इसको और एलिब्रेट करोगे तो आप ऐसा आएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जे के कैप. सो आपको क्या करना है, अगर आपको E एज अ फंक्शन ऑफ स्पेस दिया गया एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, तो आप पहले इसको डॉट प्रोडक्ट करके U निकालो. एक बार आपको U मिल गया, उसको इस फॉर्मूले में रख करके आप टोटल फोर्स निकाल सकते हो कि उस डाइपोल पर कितना फोर्स लग रहा है. अंडरस्टूड? अगर ये सब कुछ आर की डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में चल रहा होगा, यूनि डायरेक्शन में होगा सब, यहाँ पर हमने एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन लिए हैं. अगर E का वेरिएशन एक ही डायरेक्शन में होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इन दैट केस अगर सिंगल डायरेक्शन होगी तो F को लिखेंगे माइनस डी अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी आर, जो भी है. R भी लिख सकते हो, अगर R डायरेक्शन है, X डायरेक्शन है तो X भी लिख सकते हो. तो ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा माइनस डी अपॉन डी एक्स पी डॉट ई. अगेन अब अगर E X का फंक्शन है, केवल X का फंक्शन है, तो आप ये कर सकते हो. मोर ओवर अगर E और P सेम डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट में cos 0 1 आ जाएगा, तो P को हम बाहर निकाल सकते हैं. तो यहाँ से हम फोर्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो ये जनरल फॉर्मूला भी आपको याद रखना है. कभी अगर आपको एडवांस लेवल इक्वेशन दे देता है
E एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक डाइपोल रख देगा, बोलेगा बताइए कितना फोर्स लग रहा है, सो यू जस्ट फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर केस एंड देन गो फॉर द दिस डिफरेंशिएशन और फोर्स आपको पता चल जाएगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म केस में फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। डाइपोल का टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी सेम फॉर्मूले से गवर्न हो रहा होता है। सर वो प्लस हो जाएगा ना लास्ट स्टेप में? क्या लास्ट स्टेप में वो u नेगेटिव है माइनस p डॉट t, तो वो माइनस अच्छा माइनस। अच्छा, हाँ प्लस हो जाएगा, ओके दैट आई मेड मिस्टेक। यू की वैल्यू इस पे भी हो जाएगा। ये वाला प्रॉपर गया है, इसमें मैंने यू की वैल्यू नहीं रखी है। यू आर राइट कि ये माइनस रहेगा, तो एक माइनस तो हमारे पास पहले होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। मेड दैट करेक्शन। यू को हम माइनस पी डॉट ई से रिप्लेस कर रहे होंगे। ना उसके अब कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो इन्हीं का एप्लीकेशन आपको मिलेगा। सो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिटेल में डील कर लिया है, और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म केसेस में कैसे बिहेव करता है अपने सिलेबस पे जितना रिक्वायर्ड है। आगे चल के क्वार्टर पोल वगैरह भी होता है, 4 चार्जेस रख देंगे। जैसे आपको बोलेगा एक प्लस क्यू यहाँ पे रखा है, एक माइनस क्यू रखा हुआ है, एक प्लस माइनस क्यू रखा है, एक प्लस क्यू रखा है, सम सॉर्ट ऑफ दिस। तो ये क्वार्टर पोल टाइप का बना देगा। ऑक्टा पोल बनता है, बहुत सारे पोल्स होते हैं, उनके भी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालने के अपने पास आइडियाज होते हैं। तो अपने सिलेबस में नहीं है, अपने लिए रिक्वायर्ड भी नहीं है, इसलिए उसको हम लोग बात नहीं करेंगे। अगला जो अपने लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक जाने वाला है वो गॉस लॉ है। इस गॉस लॉ के बारे में अपने ग्रेविटेशन में पढ़ रखा है, बस उसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा और डीप पे डिटेल पे जाएंगे। जनरली ऐसा माना जाता है कि एक क्वेश्चन गॉस लॉ से अपने को मिलता है, कोई भी पेपर आप दे रहे हो तो फ्लक्स पूछता है या फिर फील्ड कैलकुलेट कराता है व्हाटएवर। कई बार वो डाइपोल इसका गॉस का स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं। सो इसको बोलेंगे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहां पे कुछ आपने ऐसे हेडिंग लिखा हुआ गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आगे एक और बार हेडिंग लिखने वाले हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड। सो जो गॉस लॉ है वो सारी फील्ड्स में काम करता है, ग्रेविटेशन हो, इलेक्ट्रो हो, मैग्नेटिक हो, सब में इसका यूज रहता है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, ग्रेविटेशन का है, वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, माइनर से चेंजेस हैं, रिप्लेसमेंट्स हैं। मैग्नेटिज्म का इंटायरली डिफरेंट है, तो उसको हम लोग उस समय पढ़ने वाले हैं। गॉस लॉ को पढ़ने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी जो अपने को चाहिए होती है वो फ्लक्स, वहां भी हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग फ्लक्स के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वहां पर भी शायद कुछ ऐसा नाम दिया होगा, ग्रेविटेशनल फ्लक्स एंड ऑल दैट। आगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सब सेम सिमिलर टाइप की स्टोरीज है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम 5 से डिनोट करेंगे, एग्जैक्टली द सेम लेटर जो वहां पे भी यूज किया गया। क्या करता है, तो डेफिनेशन भी सिमिलर वे पर है कि ये नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है किसी भी गिवन सरफेस से पास होने वाली, उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो शॉर्ट में डेफिनेशन ऐसा होगा, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, जिनको लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। क्रॉसिंग थ्रो या फिर पासिंग थ्रो, क्या पर थ्रो वर्ड यूज किया जाता है, दैट मींस दे मस्ट क्रॉस देम। पासिंग थ्रो एनी गिवन सरफेस और अ गिवन सरफेस। तो आपको एक सरफेस एरिया दिया जाएगा, उस सरफेस एरिया से कितना फील्ड लाइंस जा रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन हम फाई से करते हैं। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी जाती है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस और डी ए। अगर आप फॉर्मूला देखोगे यू विल फाइंड इट्स कॉपी पेस्टेड, नथिंग चेंज्ड। फाई मतलब फ्लक्स, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस मतलब डिफरेंशियल सरफेस एरिया एलिमेंट वेक्टर। और यही नोटेशन के साथ ग्रेविटेशन में था। अब आप इलेक्ट्रो को ग्रेविटेशन से अगर कन्वर्ट कर देते हो तो ग्रेविटेशन का पॉइंट आ जाता है।
इस पर ये काफी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पर कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहली बात तो फ्लक्स कैलकुलेट करवा लेते हैं किसी भी ओपन सरफेस का, तो आप इसको यूज करते हो। किसी भी क्लोज सरफेस का जाता है तो गॉस लॉ लगाते हैं। फील्ड कैलकुलेशन में भी हेल्प करता है, बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। हालांकि हम लोग जानते हैं, फिर भी मैं एक बार लिस्ट कर देता हूँ। फाई का मतलब क्या है? दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ई का मतलब क्या है? ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स। किस लोकेशन की है? डीएस लोकेशन की है। एट द लोकेशन ऑफ डीएस वेक्टर, जहां पर आपने डीएस वेक्टर चूज किया। फिर आपको पता होगा, करना होगा कि ये डीएस वेक्टर क्या होता है। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एरिया या सरफेस एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट लेते हैं, इसको डी ए भी लिख सकते हो आप, चलेगा। वेक्टर, ये वेक्टर है इसलिए वेक्टर लिखते हैं। फिर आपको लगेगा एरिया को वेक्टर कैसे ट्रीट करना है। सो मल्टीपल टाइम वी हैव टॉक्ड अबाउट कि हम एरिया को वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं डायरेक्शन दे करके। तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिर कैसे रहता है? तो इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा, सो मैग्नीट्यूड ऑफ इसको डीएस पकड़ेंगे। ये डीएस डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट है। तो अगर आप एक्स वाई पे वर्क करते हो तो डीएक्स डी वाई लिख सकते हो। और अगर आप आर थीटा पे वर्क करते हो तो डी आर थीटा लिख सकते हो, आर डी थीटा। तो जिस डायमेंशन पे वर्क कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। dx dy का मतलब आप समझ रहे हो, x और y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हम जनरली dx dy पे नहीं जाते हैं, हम 2 पाई r dr जैसा कुछ कर लेते हैं ताकि एक सिंगल वेरिएबल पर आ जाए। एनीवे, डायरेक्शन कैसे लिखते हैं? ये जो मैंने इक्वालिटी में लिखा हुआ है वो एक पर्टिकुलर केस के लिए लिखा हुआ है। इसको और भी कई तरीके से लिख सकते हैं। डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन का मतलब होता है कि जो ds की डायरेक्शन होती है, इट इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड टू ds सरफेस। तो जिस सरफेस पे आपने ds लिया हुआ है उस लोकेशन पर परपेंडिकुलर और आउटवर्ड लेना होता है। एग्जैक्टली सिमिलर वे पे हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वहाँ पे मिस किया है तो आपको इसको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको याद आ रहा है तो आपका रिवीजन हो जा रहा है। तो जब कभी एरिया लिमिट लेते हैं तो ये जनरल कंसिडरेशन है कि इन जनरल एरिया को हम डायरेक्शन जो देते हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर देते हैं। परपेंडिकुलर में दो डायरेक्शन होती हैं, अवे फ्रॉम द सरफेस, आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स। कौन सा चूज करते हैं? पॉजिटिवली के पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड्स को पॉजिटिव चूज किया जाता है। ये कन्वेंशन है, इसको फॉलो करते हैं। तो जब कभी किसी एरिया को ये डायरेक्शन हम दे देते हैं तो एरिया वेक्टर बन जाता है। अब ये एरिया फुल वेक्टर नहीं है, एक एलिमेंट लिया गया क्योंकि उसको इंटीग्रेट करना है। तो पॉइंट इज कि अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि हमारे पास जो डी फाई आएगा, डी फाई की वैल्यू ई डॉट डी एस होती है। फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो फिर ये इस तरह से बन जाता है। तो उस डी फाई क्या होगा? डी फाई वो फ्लक्स होगा जो डी एस सरफेस से पास हो रहा होगा। टोटल सरफेस से निकालना है तो इंटीग्रेट करते हैं। सो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और उसका डेफिनेशन है। इसको हम लोग अप्लाई करने वाले हैं कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल पिक करेंगे कैलकुलेशन के लिए, फिर इसके बाद गॉस लॉ का स्टेटमेंट दे देंगे। Sir, यस। sir, wasn't it that it was in closed loop, as in the integration was on a closed path for theta and ds? दैट विल बी फॉर गॉस लॉ स्टेटमेंट। अभी हम लोग फ्लक्स बोल रहे हैं, तो फ्लक्स किसी भी सरफेस से दिया जा सकता है। अब देखो मैंने लैंग्वेज में लिखा कि फॉर अ गिवन सरफेस, this surface can be your closed, this surface can be open. So this formula is true for all the surface, whether it's closed, whether it's open. When we are going to write the Gauss law statement, उसके लिए फिर हम बताएंगे कि क्लोज्ड होता है, गॉसियन सरफेस बोलते हैं, वो सारी स्टोरी बाद में चलेगी। अब ग्रेविटेशन में देखोगे Okay, sir. तो फ्लक्स को सिमिलरली डिफाइन किया गया था वहां पर भी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अपने को अगर आपको एक फील्ड दे देता है, लेट्स से कि ई आपको कुछ इस तरह से दिया गया, ई इज इक्वल टू
सिमिलर टाइप का एग्जांपल शायद हम लोगों ने वहां पर भी लिया होगा. E नॉट x I कैप प्लस वाई जे कैप. थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. ग्रेविटेशन में भी कुछ सिमिलर टाइप का लिया था, सो उसमें से माइनर चेंज मैंने कर दिया. ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है किसी स्पेस पर, और आपसे ऐसा बोलता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बना देते हैं 3 डायमेंशन में. ये आपका y कोऑर्डिनेट है, लेट्स से ये आपका x कोऑर्डिनेट है, और ये आपका z कोऑर्डिनेट है. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है वो आपको पता चल गया, वो x डायरेक्शन में है एज वेल एज y डायरेक्शन में है. एक सरफेस मैं आपको चूज करके देता हूँ. लेट्स से ये सरफेस है. जनरली एग्जाम में सिंपल टाइप की सरफेस ही बनाते हैं ताकि हम विजुलाइज कर सके और कैलकुलेट भी कर सके. ये सरफेस है. इस सरफेस की ये जो लेंथ है वो l दी गई है, ये भी जो लेंथ है वो भी l दी गई है. मतलब ये l,0 कोऑर्डिनेट है और ये l,l कोऑर्डिनेट है. तो ये 0,l बन जाएगा. दिस इज द सरफेस वी आर थिंकिंग ऑफ, वी आर इमेजिनिंग ऑफ. अगर ये सरफेस अपने को दिया गया है तो अपने को पता करना कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है. फाइंड द फ्लक्स थ्रू फर्स्ट पार्ट. इसको सरफेस नंबर 1 बोल देते हैं. सो अपने को देखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किस तरह से जा रहे हैं, और उनमें से जो फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे होंगे सरफेस को, उनका कैलकुलेशन करना है. या फिर हम मैथमेटिकली आगे बढ़ेंगे और मैथमेटिकली एक एलिमेंट लेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करके अपना आंसर बताएंगे. ग्रेविटेशन में हम लोगों ने सिमिलर टाइप की स्टोरी परफॉर्म की है, तो आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और अदरवाइज आप क्या कीजिए कि यहाँ पर आप थोड़ा सा x चलिए, थोड़ा सा y चलिए, x में आगे dx बढ़िए, y में आगे dy बढ़िए, तो x dy करके एक छोटा सा एलिमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा जिसको हम ds कह सकते हैं. सो ds एलिमेंट जो हमने चूज किया है ds, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो dx इंटू dy आ जाएगा. एज सिंपल एज एनीथिंग. इसका को वेक्टर वाइज वर्जन करना है तो आप बोलोगे कि ये ds का जो मैग्नीट्यूड है इनटू डायरेक्शन लगानी पड़ेगी, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ds. तो जो आपने ds लिया है वो इस स्क्रीन पर है, उसका परपेंडिकुलर z डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये k कैप से लिखा जा सकता है. हो सकता है यहाँ पर इनसाइड आउट साइड उतना ऑब्वियस ना हो, बट हम इतना तो लिख सकते हैं कि k कैप पे जाने वाला है. तो फ्लक्स कितना आएगा? टोटल फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट सरफेस इज गोइंग टू बी रिटन एज इंटीग्रेशन E डॉट ds. और कौन से सरफेस पे? वन सरफेस पे आप इंटीग्रेट करोगे, तो वन सरफेस पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे. परफॉर्म कर लेते हैं. E डॉट ds, तो ये आएगा E नॉट x I कैप प्लस y j कैप डॉट ds k कैप. जब इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे तो आपको पता चलेगा E नॉट तो बाहर आ गया. इंटीग्रेशन कर लेते हैं. इंटीग्रेशन आएगा x I कैप डॉट k कैप प्लस y j डॉट k कैप, इन सब के साथ ds. हालांकि इतना लिखने की मेरे को कोई जरूरत नहीं थी, आप जानते हो i डॉट k 0 होता है, j डॉट k 0 होता है, तो 0 0 मिलकर के 0 आ जाएगा. इसका मतलब है इसे कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा गिवन सरफेस से? कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा होगा. और हम लोग वैसे भी जानते हैं कि अगर फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर पाए, फील्ड्स को देख पाए कैसे चल रहा है, तो हम क्रॉसिंग देख सकते हैं. तो अगर आपने इनका फील्ड लाइंस ड्रॉ किया होता तो फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है? आई कैप जे कैप डायरेक्शन में. तो आई कैप और जे कैप डायरेक्शन में चल रहा है. इसका मतलब जो भी फील्ड्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, यानी प्लेन पर है, इसी स्क्रीन के प्लेन पर है. कोई भी फील्ड लाइंस पेनिट्रेट नहीं करेगा इस सरफेस को, कट नहीं करेगा, कट नहीं करेगा, टच करेगा बट कट नहीं करेगा. सो पास थ्रू नहीं जाएगा, इसलिए कोई फील्ड लाइंस नहीं जा रहे हैं, तो हम डायरेक्टली आंसर दे सकते थे कि हमारा आंसर 0 आने वाला है. और कैलकुलेट करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं, चलता है. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट. एक और क्वेश्चन मैं इस पे पिक कर लेता हूँ एंड देन वी विल से कि ओके दैट्स डन देन.
ये थोड़ा सा हो सकता है चैलेंजिंग भी बने, बट लेट्स सी कि कैसा बनता है। अगर हम सरफेस ये चूज करते हैं, डाउन साइड वाला, इसकी भी डायमेंशन एल ही पकड़ लेते हैं, सेम डायमेंशंस को यूज कर रहे हैं। तो दिस इज आल्सो, हालांकि जेड पर है, वहां पे मैंने 2 डायमेंशन के कोऑर्डिनेट लिखे थे, सो इसको 3 में लिख देते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 0, 0, L, दिस इज गोइंग टू बी 0, नॉट रियली, इस पे एक्स एल आया होगा, L, 0, 0, ये आएगा 0, 0, L, ये ओरिजिन है आपका। सो इसको सरफेस नंबर 2 बोल दे रहे हैं। सो फ्रॉम द सरफेस नंबर 2, अब इसका भी सही आंसर दे देंगे, इसका मतलब आपको रिकॉल आ गया, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, गॉस लॉ के स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। क्या ये भी 0 आएगा? नहीं आएगा तो कितना आएगा? दोनों बातें अपने को करनी है। सो आप देखोगे जो फील्ड लाइंस है ना, फील्ड लाइंस पैरेलल टू द स्क्रीन चल रहा है, पैरेलल टू द स्क्रीन चल रहा है। अगर पैरेलल टू द स्क्रीन चलेंगे तो जो ये जो सरफेस लिया है वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है, तो वो फील्ड लाइंस इसको कट करके जरूर निकलने में, क्योंकि पैरेलल टू द स्क्रीन में इसको पेनिट्रेट करेंगे। 3 डायमेंशन है, वो आपको विजुलाइज करना है। तो अगर ऐसा कुछ स्टोरी चल रहा है तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि फ्लक्स की वैल्यू 0 नहीं आएगी? अगर इतना बोल लिया फ्लक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, तब भी अपना काफी काम हो जाएगा। तो कई बार आपसे बोलेगा क्या 0 या नॉन 0, बताइए तो नॉन 0 है। कितना वैल्यू है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए भी अपने को इसको समझना है। देखो इसमें y कोऑर्डिनेट कितना जाएगा, 0 जाएगा, तो जो हमने सरफेस लिया उसमें y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा ऑलवेज। तो फील्ड हमारी क्या बन गई? फील्ड हमारी बन गई E0 x i कैप। केवल ये वाली जो फील्ड है आई कैप वाली, वही पेनिट्रेट करके इसको निकलने वाली है। व्हाट आई एम सेइंग, आई डोंट नो, क्या इसमें y कोऑर्डिनेट अपना, सर y कोऑर्डिनेट 0 रहेंगे तो फिर j कैप, sorry, the area vector will be in the j cap direction, and j cap हाँ dot एरिया, हाँ फिर वो j आंसर cap को भी will be used. ओके आंसर अभी क्या आएगा? अभी टेंटेटिवली हमने ऐसा बोला कि अगर फील्ड लाइंस हमारी ऐसी जा रही हैं तो आप पाओगे कि फ्लक्स 0 आएगा, ये गारंटी नहीं कर सकते, गारंटी नहीं कर सकते, ये बोलना चाहिए था। कोई भी गारंटी नहीं किया जा सकता है, और ऐसा अपियर करता है कि वो फील्ड ये फ्लक्स जरूर पास करेगा, ऐसा अपियर कर रहा था। अब हम लोग कैलकुलेट करके मैथमेटिकली एक्जैक्टली चेक करेंगे कि कितना वैल्यू आने वाला है। बाय द वे क्या हो रहा है कि जो कोऑर्डिनेट है मैथमेटिक्स से देखो, ये जो प्लेन है, क्या इस प्लेन में y की वैल्यू 0 रहती है? यस, तो हम लोग उस प्लेन को यूज कर रहे हैं, ये प्लेन की बात हो रही है, y 0 है तो अपने पास ये फील्ड हो गया। अब आप क्या कीजिए कि कोई एक एलिमेंट चूज कीजिए इस पे, जैसे आप कोई एक एलिमेंट चूज करेंगे तो यहाँ से ds के बारे में पता चल जाएगा, तो अपने को ds की डायरेक्शन पता चल गई। ds कैसा आएगा? ds और j कैप आ जाएगा, ds और j कैप आ जाएगा। अच्छा, जो ds और j कैप आएगा तो अपने को d फाई कैलकुलेट करना होगा, तो d फाई की वैल्यू आएगी e डॉट dx। जैसे आप e डॉट ds परफॉर्म करेंगे तो ये भी डॉट प्रोडक्ट बनकर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर केस का 0 हो जाएगा। सो इसमें जो परपेंडिकुलर केस का डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जा रहा है, इसलिए हमारा टोटल फ्लक्स इस केस का भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे। तो इस पर इसका जो फ्लक्स 0 आया उसकी वजह समझिए। उसकी वजह क्या थी कि जो फील्ड लाइंस को क्रॉस करने वाली थी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ही 0 हो गई उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। हमने पास 2 फील्ड के कंपोनेंट थे, एक x डायरेक्शन का था, एक y डायरेक्शन का था। x वाला तो ऐसा चल रहा है, तो x वाला तो इससे टेंजेंशियली जाएगा, तो वो तो पेनिट्रेट करेगा नहीं, पेनिट्रेट करेगा y डायरेक्शन वाला। बट कोइंसिडेंटली y डायरेक्शन की फील्ड जो थी उसका मैग्नीट्यूड इस कोऑर्डिनेट पे 0 हो गया। सो सिंस इसका मैग्नीट्यूड इस कोऑर्डिनेट पे 0 हो गया, इसलिए हमारा आंसर 0 आएगा। लेकिन जब आप फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर रहे थे तो वहां से ये क्लियर नहीं हो पा रहा था वो 0 होगा नहीं, क्योंकि फील्ड लाइंस हमको ऐसा लग रहा है कि फील्ड लाइंस तो ऊपर जा रहे हैं। सिंस फील्ड लाइंस ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब उसको इंटरसेक्ट करके जा रहे होंगे,
लेकिन बाय द वे उस पर्टिकुलर लोकेशन पर ई की वैल्यू 0 होने की वजह से हमारा आंसर 0 आ गया। ओके, आपको साउंड सुनने में प्रॉब्लम आ रहा है? वॉइस का इशू ज्यादा सीरियस है क्या सभी के लिए? सो अगेन मे बी लाइक स्पीड का थोड़ा सा इशू है। तो अगर आपको इशू आ रहा है तो आप एक बार रीजॉइन करो, दैट माइट सॉर्ट इट आउट। मैं एक बार री एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने क्या किया है। कोइंसिडेंटली सेकंड केस का भी आंसर 0 आया है एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी नॉन जीरो। अगर मैं इसको ऊपर बनाता तो नॉन जीरो आ जाता। एनीवे कोइंसिडेंट है तो कैसे चल रहा मैं आपको बताता। फर्स्ट वाले केस में आपने देखा कि फील्ड लाइंस कोई के कैप पे थी ही नहीं, जबकि इसका डीएस के कैप पे था। तो जिस डायरेक्शन में डीएस होता है उसी डायरेक्शन में फील्ड का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हम परफॉर्म करते हैं और हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट की बात करता है उस डायरेक्शन में। तो अगर जिस डायरेक्शन में डीएस वेक्टर जा रहा है अगर उस डायरेक्शन में फील्ड का कंपोनेंट नहीं है तो फ्लक्स हमारा 0 आता है। तो पहले केस में देखो ये आई कैप जे कैप पे था और ये हमारा के कैप पर आया। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, उसकी डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है फील्ड का, इसलिए हमारा डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। सेकेंड केस पे जो हमारा डीएस था वो जे कैप डायरेक्शन में था और फील्ड का कंपोनेंट भी जे कैप डायरेक्शन में है, इसलिए ये डॉट प्रोडक्ट से 0 नहीं हो रहा। आई मीन लाइक कि डॉट प्रोडक्ट से 0 नहीं हो रहा है। ये 0 किस वजह से हो रहा है? क्योंकि जिस प्लेन को आपने चूज किया है वो प्लेन का वाई कोऑर्डिनेट ही 0 हो गया। अगर हम इसको प्रॉपरली लिखते तो कुछ ऐसा लिखा गया होता है कि दिस प्लस ई नॉट वाई जे कैप। जब आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे होते तो आपको क्या मिलता? तो आपको मिलता कुछ इस तरह से कि इट्स गोइंग टू बी ई नॉट डी एस जे कैप डॉट जे कैप, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है और साथ में एक वाई टर्म आता है ई नॉट वाई डी एस। ये हमारा एक्सप्रेशन आता। अब आप देखो कि हम जिस प्लेन की बात कर रहे हैं उस प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट कैसा चल रहा है। उस प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट कितना चल रहा है? तो क्या आपको इस प्लेन पे वाई की कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 मिलेगी? ऑफ कोर्स 0 मिलेगी, क्योंकि ये हम एक्स वाई एक्स जेड प्लेन पर हैं और मैथ्स में आपने लर्न किया होगा कि एक्स जेड प्लेन का मतलब वाई इक्वल टू 0। तो सिंस वाई वाज 0, ये आपको इसलिए कंफ्यूज होगा क्योंकि मैंने वाई को 0 पहले लिख दिया था। अब आप यहाँ पे लिखो कि सिंस y is 0, hence our flux is 0. So there are field lines in the y direction, there are field lines in the x direction, but the location of plane is so that it makes the flux to be 0. Make sense? तो आप इस तरह से लिखोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। मैंने पहले y 0 लिख दिया था तो आपको ये टर्म नजर नहीं आया, तो फिर वो डॉट प्रोडक्ट जैसा दिखा, वो भी चलता है ये भी चलता है। अंडरस्टैंडिंग के लिए पहला सरफेस दूसरा सरफेस इंटायरली डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहे हैं और आंसर सेम आ जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर इसी प्लेन को उठा करके हमने एल लोकेशन पे रखा होता है यहाँ पर, तो क्या आप बता सकते हो ये थर्ड सरफेस पे हमारा क्या आंसर आता है? आपको समझ में आ रहा है ये किस तरह का प्लेन बनाया है? ऊपर जाकर के एक्सजेड प्लेन के पैरेलल चल रहे हैं हम लोग। तो थर्ड के लिए आप आंसर रफली बता देंगे तो चलेगा, ओरली बता देंगे तो चलेगा। थर्ड सरफेस आई एम चूजिंग। एक ई नॉट एल क्यूब बताया जा रहा है। क्या बाकी लोग ये कैच कर पा रहे हैं क्या चल रहा है? थर्ड का जो कैलकुलेशन होगा एग्जैक्टली सेकंड जैसा चलेगा। आप ई को ये लिखेंगे बिल्कुल लिखेंगे, डीएस को ये लिखेंगे बिल्कुल लिखेंगे, ई डॉट डीएस निकालेंगे ये आएगा बिल्कुल आएगा, बट वाई की वैल्यू 0 नहीं आएगी। उस पर्टिकुलर लोकेशन पर वाई की वैल्यू एल आ जाएगी। गुड। सो ये जो थर्ड एग्जांपल है वो आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा। तो जो 5 3 की वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ई नॉट वाई डी एस। ये कहाँ से बारो किया है? 2 से बारो किया है क्योंकि 2 के पैरेलल चल रहा था। अच्छा, ये जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं डीएस का वाई के साथ, इस पे बाय द वे ये जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट है उस प्लेन पर, तो वाई कोऑर्डिनेट को हम एल लिख सकते हैं।
पे इंटीग्रेशन ds हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा ई नॉट इंटू एल इंटू एरिया, और उस प्लेन का एरिया क्या होगा, यू नो बेटर। तो ये ई नॉट इंटू एल, एरिया स्क्वायर का एल स्क्वायर होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ई नॉट इंटू एल क्यूब। सो ई नॉट एल क्यूब विल बिकम अवर आंसर। सो पॉइंट इज कि अपने को ds लिखना होता है, e दिया जाएगा, डॉट करेंगे, d5 निकालेंगे, फिर सिंपलीफाई कर लेंगे। फील्ड लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा ये नॉन जीरो क्यों आया, क्योंकि जो फील्ड लाइंस मैंने ब्लैक कलर की दिखा रखी है, ये तो फील्ड लाइंस अपने को दिख रहा है कि फील्ड लाइंस ऊपर जा रहे हैं, अपने को ये भी दिख रहा है फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं। इनका दोनों का रिजल्टेंट है जो वो चल रहा है। हॉरिजॉन्टल वाला तो टेंजेंशियल चला जाएगा, कट नहीं करेगा परपेंडिकुलरली, या फिर उसको पेनिट्रेट नहीं करेगा, लेकिन ये वाई डायरेक्शन वाला तो पेनिट्रेट कर, लेकिन ये नीचे वाले केस में क्यों जीरो हो गया था, क्योंकि वहां पर फील्ड ही जीरो हो गई थी, इसलिए फ्लक्स जीरो हुआ था, और आगे चल करके फिर ये नॉन जीरो वैल्यू पर आ गया। अच्छी बात है, अगर आपको समझ में आ गया, आपका आंसर ई नॉट एल क्यूब परफेक्टली करेक्ट जा रहा है, तो इस तरह से हम इनको डील कर सकते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हो, और उससे इसको हम लोग बेसिकली इस पर यूज करते हैं गॉस लॉ के स्टेटमेंट के लिए। तो मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो वहाँ पे हेडिंग डाली हुई थी उसी को वापस लिख देते हैं। अब हम लोग गॉस लॉ के बारे में बात करते हैं। गॉस लॉ ने इसी फ्लक्स को यूज किया, फील्ड लाइंस को, और फील्ड लाइंस को यूज करके बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन दे डाला, जिससे काफी लाइफ इजी हो गई। बहुत केसेस में हम फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत केसेस में फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं विदाउट गोइंग फॉर ई डॉट डी एस। आप देख रहे हो कि ये छोटा सा ये जो क्वेश्चन दिया ना, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है जो हम लोगों ने किए, क्योंकि इसमें मैंने सरफेस जो लिया वो बहुत अच्छा सरफेस लिया, उसकी डायरेक्शन बहुत अच्छे से दिखा सकते हो, फील्ड की भी वैल्यू बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वैल्यू नहीं ली, तब हमको इतना इशू बन रहा है कि डॉट करना, फिर वैल्यूज रखना, फिर कैलकुलेशन हमारी लेंदी हो रही है। सपोज कल जिसको मैं कर्व कर देता है इस सरफेस को, तो कर्व के लिए तो हम लिमिट भी नहीं डिसाइड कर पाते, फिर उसका एरिया मेजर करना अपने लिए एक चैलेंज होता है, फिर अपने को एरिया के साथ ई डॉट डी एस करना है, फिर डायरेक्शन बदलता है। इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी अगर हम सरफेस को कुछ रैंडम बनाने की कोशिश करते हैं। तो गॉस लॉ हमको हेल्प करता है, रैंडम सरफेस से भी हम फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं विदाउट गोइंग फॉर ई डॉट डी एस। कैसे, तो उसके स्टेटमेंट पर आते हैं। इनका पहले मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि जो फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस होता है, तो अगर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बनाते हैं सर्कल के साथ, इसका मतलब है दैट इज फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। इसकी जो वैल्यू आती है, ही सेड दिस इज q enclosed upon epsilon naught। ये उनका स्टेटमेंट है, मैथमेटिक्स में लिखा गया है, इसको लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है। सो गॉस लॉ गिव द स्टेटमेंट कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स चार्ज से बताया जा सकता है कि उसके इनसाइड में कितना चार्ज चल रहा है। आपने वहां पे -4πg(m) लिखा होगा, तो g को k बदल दो, माइनस हटा दो क्योंकि वो प्लस माइनस की वजह से चलता है, m को q लिख दो, सेम आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो q इनक्लोज्ड, इनमें मीनिंग क्या है, इनके मीनिंग को मैं बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड, दिस इंडिकेट्स टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। हम लोग क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, क्लोज कर्व की बात नहीं कर रहे। कर्व और सरफेस में आपको डिफरेंस समझना है। अगर सर्कल बनाया, ये बनाया मैंने सर्कल, अच्छा सर्कल बना देते हैं, तो क्या ये क्लोज सरफेस है या फिर क्लोज्ड कर्व है या कुछ भी नहीं है? सर्कल, कैन वी से सर्कल इज अ क्लोज सरफेस और क्लोज्ड कर्व और नन ऑफ द टू? तो आप देखोगे कि ये कर्व है, ये सरफेस नहीं है, और सरफेस इसका ये ओपन सरफेस है। So circle is a closed curve and it is forming a surface. लेकिन जब हम क्लोज सरफेस की बात करते हैं, तो जैसे स्फीयर हुआ, सिलेंडर हुआ, क्यूब हुआ, तो अगर सरफेस पूरी तरह से क्लोज्ड हो जाए तो उसको हम क्लोज सरफेस कहते हैं। तो ये क्लोज सरफेस के लिए आपको 3 डायमेंशन में जाना पड़ेगा, 2 डायमेंशन में कोई क्लोज सरफेस आपको नहीं मिलने वाला है। सो ये हो गया। और क्यू इनक्लोज्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? क्यू इनक्लोज्ड इंडिकेट्स
total charge inside, total या net charge inside the closed surface. तो जो आपने क्लोज सरफेस चूज किया है उस सरफेस के इनसाइड टोटल चार्ज कितना जा रहा है, दैट इज कॉल्ड क्यू इनक्लोज्ड. अब क्यू इनक्लोज्ड में टोटल चार्ज चाहिए, दैट मींस सम ऑफ द ऑल द चार्जेस. प्लस होगा तो प्लस के साथ ऐड करेंगे, माइनस होगा तो माइनस के साथ ऐड करेंगे. अनलाइक केस ऑफ मास, मास तो हमेशा प्लस ही होता है, चार्ज प्लस माइनस दोनों हो सकता है. ये जो क्लोज सरफेस होता है, इसी क्लोज सरफेस को हम एक नाम दे देते हैं, दैट्स कॉल्ड गॉसियन सरफेस. सो गॉसियन सरफेस इज अ क्लोज सरफेस. कैसे चूज करते हैं उसके लिए आप बोलोगे कि गॉसियन सरफेस को चूज करने के लिए अपने को सिमेट्री का ख्याल रखना होता है, मोस्ट सिमेट्रिकल, सो दैट वी कैन गो फॉर दिस इंटीग्रेशन परफॉर्म. अगर इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं तो हमारे लिए सिंप्लीफाई करना आसान रहता है. नाउ इसके बाद में आज को अगर स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे तो ये लिखेंगे टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो इसी से आप लैंग्वेज को लिख सकते हो, यू कैन डू दैट, नॉट अ बिग डील. इस पर कई बार इस पर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है कि जो राइट हैंड साइड में हम लोग चार्ज यूज कर रहे हैं वो चार्ज है जो क्लोज सरफेस के इनसाइड है. कुछ ऐसे चार्जेस होंगे जो क्लोज सरफेस के आउटसाइड हो जाएंगे. तो लेट्स से कि अगर अपने पास ये क्लोज्ड सरफेस है, अब हम इसको 2D में दिखा पाएंगे क्योंकि हमारे पास 3D पे दिखाने का ऑप्शन नहीं है, तो इसको आप कर्व नहीं समझेंगे, इसको क्लोज सरफेस समझेंगे. तो वो सिंस वो समझना मुश्किल होता है इसलिए हमको लिखना पड़ता है कि ये क्लोज सरफेस है. अगर ये क्लोज सरफेस है और लेट्स से अपने पास कुछ चार्जेस हैं, एक यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ पर ये Q1 है, लेट्स से इसको Q2 बोल देते हैं, ये -Q3 है और यहाँ पर Q4 है. ठीक है. सो अगर ये चार्जेस अपने को दिए गए तो क्यू इनक्लोज्ड क्या बनेगा. सो हम बोलेंगे क्यू इनक्लोज्ड के टर्म में हम लोग लिखने वाले हैं ऑल द चार्जेस व्हिच आर इनसाइड, दैट मींस Q1 प्लस Q2 प्लस -Q3, बेसिकली -Q3. तो ये लिखने वाले हैं. Q4 को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इनसाइड नहीं है, वो आउटसाइड है. तो जिसका जो राइट हैंड साइड है दैट्स ऑब्वियस कि क्यू इनक्लोज पता कर लेंगे, एप्सिलॉन से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड में फ्लक्स लिखा हुआ है, फ्लक्स निकालने का तरीका अपने को आ गया है तो उससे यूज कर लेंगे. मोरओवर जो डीएस होगा वो डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट होगा, वो सरफेस हम कहीं ना कहीं चूज करेंगे, वहां पर फील्ड चूज करेंगे. जनरली आपसे पूछता है कि ये फील्ड कौन सा है. अब देखोगे कि एग्जाम में कई सवाल आ चुका है कि फील्ड के बारे में पूछता है कि ये जो फील्ड है वो किन चार्जेस की वजह से है. क्या ये फील्ड इनसाइड के चार्जेस की वजह से ओनली है, या ओनली आउटसाइड चार्जेस की वजह से है, या इनसाइड और आउटसाइड दोनों को मिला करके है, व्हाट इट इज, उसके बारे में आपसे पूछता है. तो ये क्लोज सरफेस कहीं डिसअपियर हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ. यस सर अगर एक बॉडी रही जिसके ऊपर चार्ज मैंने क्यू लाइक 1 कूलम में 2 कूलम पकड़ लिया है और वो बॉडी एक स्फेरिकल बॉडी है, तो अगर तो मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा कि अगर मैंने छोटा सा उसके अंदर एक क्लोज सरफेस ले लिया, लाइक बॉडी के अंदर एक क्लोज सरफेस ले लिया, तो फिर उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं. चार्ज तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर बॉडी के अगर आपने सकते. अरे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है कितना चार्ज उसके इनसाइड है, कितना चार्ज उसके आउटसाइड है. और अगर कोई चार्ज बाउंड्री पर आ रहा है तो बाउंड्री पर हम लोग पॉइंट चार्ज को काउंट नहीं करते, तो उस तरह से क्लोज सरफेस नहीं चूज करेंगे जिसमें पॉइंट चार्ज बाउंड्री पर है. सपोज कर लीजिए अगर हमने यहाँ पर एक बाउंड्री पर Q5 लिया होता तो फिर हम बोलेंगे कि नहीं, ऐसा गॉसियन सरफेस आप नहीं चूज कर सकते हो जिसमें पॉइंट चार्ज बाउंड्री पर रहे, सरफेस की बाउंड्री, क्योंकि सरफेस की थिकनेस बहुत छोटी होती है तो उसके सरफेस पे हम कोई पॉइंट चार्ज को अलाउ नहीं करेंगे. हाँ कंटिन्यूअस चार्ज हो सकता है, अगर आपके पास रॉड है, इस तरह से चार्ज रॉड है तो ठीक है चलेगा. तो उस केस में हम ये पता कर सकते हैं कितना चार्ज इनसाइड है, कितना चार्ज आउटसाइड, अगर चार्ज रॉड अपने को पता है तो. सो आप गॉसियन सरफेस किसी भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं से भी चूज करोगे चलेगा, लेकिन पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक ख्याल रखना पड़ेगा कि पॉइंट चार्ज शुड नॉट लाई ऑन द गॉसियन सरफेस.
Otherwise, you won't be able to identify whether that point charge is inside or outside. In case of continuous, you can easily do, क्योंकि वो continuous है तो अपने को पता चलेगा कितना portion inside है, कितना portion outside है. तो inside का charge inside पे जाएगा, outside का charge outside पे जाएगा. Surface पे negligible amount का होगा तो वो neglect कर सकते हैं. Now, ये जो E के बारे में मैंने आपसे पूछा कि क्या वो इनसाइड के चार्जेस की वजह से केवल है, आउटसाइड के चार्जेस की वजह से केवल है, सभी चार्जेस की वजह से है, या फिर किसी चार्ज की वजह से नहीं है. तो जो E आता है, आपको ग्रेविटेशन में मैंने बताया है, आपको याद होना चाहिए, याद होगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता. और फिर भी मैं लिख देता हूँ कि दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at location where you have chosen ds vector due to, yes, you answered, your answer came out to be inside charge. No, due to all the charges present. ये स्टेटमेंट में जो कैपिटल लेटर से लिखा गया है उसका मकसद है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा नहीं और अपना दिमाग लगाया तो आप नहीं, कोई भी स्टूडेंट उसको इनसाइड बोल जाएगा. सो दिस इज ड्यू टू ऑल the charges present, meaning the charges inside as well as charges outside. आप ग्रेविटेशन को रिवाइज करो, उसमें मैंने इसको कैटेगोरिकली लिखाया है. एग्जैक्टली सेम थिंग इज कमिंग अगेन. कॉपी कर लीजिए. तो ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन होता है जिसमें स्टूडेंट के नॉलेज को टेस्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर सुपरफिशियली या फिर अपना लॉजिक है तो फिर गलत आंसर आता है. क्योंकि इंट्यूशन किया जाता है, यहाँ पर इनक्लोज्ड है तो यहाँ पर भी इनक्लोज्ड जैसा होना चाहिए, ऐसा कोरिलेशन आप बना सकते हो. तो बिल्कुल नहीं बनाना है. ओके, कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपके और डाउट्स के आंसर्स करता, फिर इसका एप्लीकेशन बताता. आपने एक डाउट लिखा हुआ है, इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस एंड अ चार्ज आउटसाइड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लक्स इज जीरो, बट वी नो दैट फील्ड लाइंस विल पास थ्रू द सरफेस. यस, तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम करता है, जो आपको डाउट आया वो एक अच्छा क्वेश्चन बना सकता है. तो आपसे पूछेगा ऐसा क्यों, तो आप उसका एक्सप्लेनेशन देंगे. हालांकि अभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स नहीं होते हैं आपके बोर्ड जैसे, या किसी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है. क्यों, कैसे, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ये आपने नोट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस. आई एम गिविंग यू टाइम टू डाइजेस्ट एंड रिमेंबर द क्रिटिकल पॉइंट एंड वेयर यू कैन मेक अ मिस्टेक. डोंट डू सो. मोरओवर, गॉसियन सरफेस हमको कौन सा चूज नहीं करना है, जिसके सरफेस पे पॉइंट चार्ज लाई करे. ये आप नोट कर लेना कि पॉइंट चार्ज सरफेस पे लाई करे, ऐसा गॉसियन सरफेस नहीं चूज करेंगे. आप कैसा भी चूज कर सकते हो, चॉइस आपकी है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन है. सपोज के लिए कोई कहता है कि हम ऐसा गॉसियन सरफेस चूज कर रहे हैं जो Q1 से पास हो रहा है, तो अगर आपने ऐसा चूज किया ना तो फिर हमारे लिए इश्यू हो जाएगा, क्योंकि हम Q इनक्लोज नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि Q1 आपने उसी के ऊपर रख लिया है. तो वो अवॉइड करना है. बाकी सारे सरफेस आप चूज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे. मतलब ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो लॉ है इसकी लिमिटेशन क्या है, तो आप बोलोगे इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, अपार्ट फ्रॉम कि ये जो पॉइंट चार्ज से नहीं जाना चाहिए. ये अगर माइनर से लिमिटेशन चाहो तो आप मान सकते हो, अदरवाइज कोई लिमिटेशन नहीं. दैट मीन्स दिस इज वैलिड फॉर ऑल द केसेस. So it's valid for all the cases, but you cannot use it for all the cases simply because mathematics becomes difficult. तो इसकी एप्लीकेबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन इसकी वैलिडिटी ब्रॉड है. सो इट्स ब्रॉडली वैलिड, एप्लीकेबल, और ऐसा बोलेंगे कि एप्लीकेशन जो है इसका या फिर इसकी यूटिलिटी है वो केवल सिमेट्रिकल केसेस पर है. सो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ. कई बार इस तरह के स्टेटमेंट बना देता है तो अपने को समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है. तो ये जो लॉ है बहुत ब्रॉड लॉ है, बहुत पावरफुल भी है, वाइड एप्लीकेबल है, लेकिन मैथमेटिक्स थोड़ा सा कमजोर कर देती है. सो ऑलवेज वैलिड,
तो ये ऑलवेज वैलिड है, दैट मीन्स इसकी वैलिडिटी में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। लिमिटेड यूटिलिटी, mostly for symmetrical cases. तो सिमेट्रिकल केसेस में हम इसको यूज करते हैं, वहां पर इसकी यूटिलिटी रहती है, बट ब्रॉडली वैलिड है। सो कई बार एक बार उसने स्टेटमेंट ऐसा दिया है कि ये गॉस लॉ है केवल सिमेट्रिकल केसेस में वैलिड है या एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल का मतलब वैलिडिटी से होता है, सो यूटिलिटी एक अलग टर्म आ रहा है। तो क्या ये केवल सिमेट्रिकल केसेस में एप्लीकेबल है? तो हम बोलेंगे कि एप्लीकेबल का मतलब वैलिडिटी से है। तो इसको आप अप्लाई कभी भी कर सकते हो, केवल सिमेट्रिकल केसेस में नहीं, असिमेट्रिकल केसेस में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। बट अप्लाई करने के बाद आप उसका कुछ रिजल्ट निकाल पाओ, वो मैथमेटिक्स डिसाइड करेगी। लेकिन यूटिलिटी का मतलब जहां पर हम आंसर निकाल सकें, कुछ कंक्लूजन बता सकें, तो यूटिलिटी इसकी लिमिटेड है। ओके, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। तो इस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ई किसकी वजह से है, क्यू कौन सा है, डीएस क्या है, डायरेक्शन क्या होती है डीएस की, ये लॉ कब कब अप्लीकेबल होता है या वैलिड रहता है, कब कब ये हमारे लिए यूजफुल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस थ्योरेटिकली बनते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन जो आपने रेज किया कि इनसाइड वाला और आउटसाइड वाले में क्या चलता है। सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि अपने पास एक गॉसियन सरफेस ये गॉसियन सरफेस है, क्लोज्ड है, सरफेस है इसलिए 3 डायमेंशनल होगा, दिख नहीं रहा है, बट मैं 2D में दिखाया है। लेट्स से अपने पास एक चार्ज है यहाँ पर Q, फ्लक्स थ्रू सरफेस, गॉसियन सरफेस, GS का मतलब गॉसियन सरफेस। तो आप बोलोगे गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स चाहिए वो इंटीग्रेशन E डॉट ds करना पड़ेगा। फिर आप अगर यहाँ पे ds लेते हो छोटा सा, फिर इसकी वजह से फील्ड निकालते हो, ds निकालते हो, दोनों को इंटीग्रेट करते हो, इतना सारा करोगे आप, आपके लिए बहुत बिग जॉब हो जाएगी। फिर उसका इंटीग्रेशन, फिर ये 3 डायमेंशन है, फिर बहुत सारी स्टोरीज, तो वो सब आप नहीं करोगे। फिर आपको ख्याल आएगा कि ये क्लोज्ड है, गॉस लॉ है, तो गॉस लॉ लगाते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे ही आपको ये समझ में आया तो आपको पता चला Q इनक्लोज्ड तो 0 है, तो इसका मतलब फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स 0 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, काम खत्म, फ्लक्स पता चल गया। अब समझने वाली बात आ रही है कि ये फ्लक्स 0 कैसे हुआ। आपको तो ये भी बताया, मैंने बताया कि यहाँ से फील्ड लाइंस तो जाएगा, फील्ड लाइंस जाएगा तो क्रॉस करेगा, तो फील्ड लाइंस ऐसे जाएगा। तो जब ये फील्ड लाइंस जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज है, यू नो स्ट्रेट लाइन फॉर्म में जाएगा। ऐसा बना देते हैं, क्योंकि स्ट्रेट की फील्ड लाइंस आ जाते हैं। कितने फील्ड लाइंस को कट कर रहे हैं, बहुत सारे फील्ड लाइंस कट कर रहे हैं। तो फ्लक्स 0 कैसे हो गया, सोचने वाली बात है। तो फ्लक्स में क्या होता है, ई डॉट ds करते हैं, तो सरफेस आउटसाइड होगा। जब आपने यहाँ पे ds लिया होगा तो ds आउटसाइड चल रहा होगा, यहाँ पर जब ds लिखेंगे तो इधर चल रहा होगा। इधर देखोगे ds और e की डायरेक्शन के बीच में एक्यूट एंगल्स बन रहे होंगे, तो इसका मतलब यहाँ का जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव आ रहा होगा। और यहाँ पर e बाहर की तरफ है, ds इधर बाहर की तरफ है, तो 180 के जैसे एंगल्स बन रहे होंगे, निगेटिव आ रहा होगा कॉस में, ऑब्ट्यूज एंगल्स में। तो पॉइंट है कि जब फ्लक्स एंट्री करता है तो फ्लक्स नेगेटिव होता है, फ्लक्स जब एग्जिट करता है तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस 2 बार कट कर रही हैं, एक तो एंट्री करने के लिए, दूसरा एग्जिट करने के लिए। एंट्री करने के लिए फ्लक्स φ1 आएगा, एग्जिट करने के लिए फ्लक्स φ2 आएगा। सो टोटल फ्लक्स के बारे में क्या बोलेंगे, φ1 प्लस φ2। φ1 हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि वो एंट्री कर रहा है, इसका ds बाहर आएगा, E अंदर है, तो इनके बीच में ऑब्ट्यूज एंगल चल रहा होगा, तो E डॉट ds नेगेटिव आएगा। आप करके देख लीजिए, ये E ds cos थीटा होता है, थीटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। φ2 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। याद रख सकते हैं, ये स्टेटमेंट उसमें भी दिया था ग्रेविटेशन में, फ्लक्स एंटरिंग इनटू अ सरफेस is negative, flux exiting a surface is positive. That's what it says. और टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या होगा, φ1 और φ2 आपस में बराबर रहेंगे, तो φ2 की वैल्यू माइनस φ1 के बराबर रहेगी।
क्लोज सरफेस एक बात गारंटी करता है, क्या गारंटी करता है कि अगर सरफेस क्लोज्ड है तो जो फील्ड लाइन एंटर किया है उसको एग्जिट करना जरूरी है। तो जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंट्री किए होंगे उतने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एग्जिट भी किए होंगे। इसका मतलब इन गोइंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउट गोइंग फ्लक्स, हेंस नेट फ्लक्स इज 0। अंडरस्टूड? सो ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन बनता है और उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं क्यों, कौन सा क्रक्स पॉइंट जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी लिखी थी, दे आर कॉन्टिन्यूअस। तो उनकी जो कंटिन्यूटी होती है वो अपने को ये बता रही है। सपोज करिए एक फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस हो जाती है, बीच में जाके टर्मिनेट हो जाती है, तो फिर वो इनगोइंग और आउटगोइंग का नंबर बदल जाता, तो फिर नेट 0 नहीं होता है। और हम लोग जाते हैं टर्मिनेट और इमर्ज कब कर सकता है, जब कोई चार्ज प्रेजेंट होगा। तो अगर कोई अंदर चार्ज प्रेजेंट है प्लस वाला, तो एक एक्स्ट्रा बन रहे होंगे, तो ये एक्स्ट्रा दे रहे होंगे। अगर कोई नेगेटिव चार्ज इनसाइड होगा तो टर्मिनेट कर रहे होंगे, तो फिर वो क्यू इनक्लोज हमारा फिर 0 नहीं रहेगा। So this is how you can link it. Okay, so field lines continuous होते हैं closed surface में, enclosed upon epsilon naught होता है, तो ये wide applicable है, limited utility का है, ये अपने को याद रखना है। Now इसके applications क्या हैं अपने लिए? दो तरह के applications हैं। E.ds is equal to Q enclosed upon epsilon naught को हम दो पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं। पहला पर्पस कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स, जैसे भी एग्जांपल लिया, उस एग्जांपल में आपसे पूछा गया था कि उस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, आपने बोला 0। दैट मींस इट वाज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ एंड विदाउट गोइंग फॉर इंटीग्रेशन व्हिच इज इन द लेफ्ट हैंड साइड, आपने उसका आंसर बता दिया क्योंकि ये टोटल फ्लक्स बता रहा है। तो फ्लक्स कैलकुलेशन में हमारे लिए बहुत यूजफुल है और इसी से मोस्टली क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है एग्जाम में, मेंस में भी एज वेल एज एडवांस में भी। दूसरा पर्पस क्या है? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सिमेट्रिकल केसेस। तो सिमेट्रिकल केसेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। इफ यू रिमेंबर द ग्रेविटेशन डेज, तो वहां पर हम लोगों ने लीनियर मास इनफाइनाइट की वजह से फील्ड निकाला था, शीट की वजह से फील्ड निकाला था, सिलेंडर की वजह से फील्ड निकाला था, स्फीयर का जो फील्ड प्रूफ किया था, वो सारे के लिए गॉस लॉ यूज किया था। एग्जैक्टली सेम डेरिवेशंस आप फिर से कर सकते हो गॉस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी। तो वो इसका दूसरा एप्लीकेशन है फील्ड का कैलकुलेशन करना। उसमें गॉसियन सरफेस यूज करते हैं। यू कैन रिवाइज द ग्रेविटेशन, विल फाइंड कि सिलेंडर यूज करेंगे या फिर स्फीयर यूज करेंगे या क्यूब यूज करेंगे, ये हमारे पास सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेसेस नॉर्मली होते हैं। दूसरा फ्लक्स कैलकुलेशन, ग्रेविटेशन में हम लोगों ने फ्लक्स कैलकुलेशन के क्वेश्चंस कम किए थे, नहीं किए थे, तो इस चैप्टर में हम लोग फ्लक्स कैलकुलेशन का ज्यादा करेंगे। ई के कैलकुलेशन को हम लोग वहां से बारो कर लेंगे ग्रेविटेशन वाले पार्ट से। तो हम पहले एप्लीकेशन पे चलते हैं और दूसरे एप्लीकेशन के भी एक दो क्वेश्चन मे बी इन द नेक्स्ट क्लास उसको हम करेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स कैसे करते हैं, वी विल पिक द एग्जांपल्स। लेट्स से अपने पास एक स्फेरिकल सरफेस दिया गया है, आपको आंसर देना है। इफ यू पार्टिसिपेट इट विल बी बेटर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज पेस ऑफ द सिलेबस। लेट्स से अपने पास एक चार्ज रखा गया क्यू यहाँ पर और एक स्फीयर है। सेम स्फीयर को आपने फिर से रखा और एक बार चार्ज आपने सेंटर पे रखा, सेम चार्ज रखा। आपसे बोलता है कि इससे पास होने वाले फ्लक्स को हम φ1 बोलते हैं, इससे पास होने वाले फ्लक्स को φ2 बोलते हैं। ये हमारे पास क्लोज सरफेस है और ये भी क्लोज सरफेस है। थोड़ा सा और मैं चेंज कर देता हूँ, रेडियस भी दे देता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ। लेट्स से इसकी जो रेडियस है इस पे सेंटर पे रखा है, ये r रेडियस है, ये r1 रेडियस है। इसके सेंटर से जब आप ज्वाइन करते हो इसकी रेडियस r2 है। गिवन है आपको r1 इज ग्रेटर देन r2, देन मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताना है फ्लक्स 1 का फ्लक्स 2 से बड़ा होगा, फ्लक्स 1 का फ्लक्स 2 के बराबर होगा, फ्लक्स 1 का फ्लक्स 2 से छोटा होगा, एनीथिंग डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ क्यू।
लोकेशन ऑफ क्यू इनसाइड, इनसाइड में क्यू कैसे लोकेटेड है इस बात पे डिपेंड करता है। सो आपने दो क्लोज सरफेसेस चूज किए हैं, स्फेरिकल, एक का रेडियस r1 है, r1 बड़ा है, r2 छोटा है। एक बार आप सेंटर पर रखते हो, एक बार यहाँ पर रखते हो। फ्लक्स के बारे में आपको पता करना है, इसका फ्लक्स φ1 है, इसका फ्लक्स φ2 है, और अपने को ये पता करना है कि क्या हम बता पाएंगे φ1 φ2 में क्या रिलेशन चल रहा है, या फिर ये क्यू की लोकेशन पे डिपेंड करेगा। ये चार ऑप्शन है। इज इट हॉलो स्फीयर? ये सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, क्लोज सरफेस। सरफेस इज लाइक सरफेस, तो वो सॉलिड नहीं होते हैं। सरफेस यू नो हॉलो, अगर स्फीयर बनेगा तो हॉलो ही बनेगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने एक साथ मर्ज कर दिया है, एक एक करके बोलते तो आप जरूर जल्दी से आंसर, करेक्ट आंसर दे देते। सो हियर आई एम यूजिंग सो मेनी पॉइंट्स टुगेदर। हमको जो आंसर मिल रहा है वो बी मिल रहा है, ए मिल रहा है, फिर E इक्वल टू 0 होगा ना। E इक्वल टू 0 होगा ना। आई डोंट नो व्हाट दैट मींस, उसके बारे में लोग अभी बात कर लेंगे। क्योंकि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से E किस पॉइंट पर कितना होता है वो तो KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। आप गॉस के स्टेटमेंट को देखें, आपको वहां से आपको एक आइडिया मिलेगा। अब लोगों के लिए बाहर ही जा रहा है ये। आई थॉट कि इसमें हम बहुत ज्यादा पेश कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ ग्रेविटेशन में मैंने बोला है। आपको ग्रेविटेशन सीरियसली एक बार रिवाइज करना था, दैट वुड हैव हेल्प्ड यू। एनीवे, चल अभी भी आपका नॉलेज वापस आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। देखो क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यहाँ पर है, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स E डॉट ds से हम निकालते हैं, और इसकी वैल्यू एज पर द गॉस लॉ चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब अगर अपने को φ1 निकालना है तो ये जो क्लोज सरफेस है इसको गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर ये गॉसियन सरफेस हमारा हो गया तो इसका जो फ्लक्स आएगा वो क्लोज सरफेस में आने वाला E डॉट ds। हमारे लिए E 0 नहीं है क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड हम हर पॉइंट पे निकाल सकते हैं, लेकिन E डॉट ds करना एक लेंथी स्टोरी है। फिर हमको याद आएगा, सिंस हम लोग क्लोज सरफेस पे कर रहे हैं तो ये तो गॉस बोलते हैं कि Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। फिर आप बोलोगे Q इनसाइड कितना दिख रहा है, तो आप गॉसियन सरफेस के इनसाइड में ढूंढोगे, सर्च करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको टोटल चार्ज Q मिल रहा है। तो हमारा आंसर आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपने को ये पता चल गया कि फर्स्ट वाले केस से जो टोटल फ्लक्स जाने वाला है वो ये हो गया, विदाउट गोइंग फॉर यूजिंग E और ds। एक बार इस फर्स्ट केस में आप E और ds करके भी निकाल सकते हो, तो आप चेक करोगे ये आएगा, गॉस लॉ हम लोगों ने चेक किया हुआ था। सेकंड पर आते हैं। सेकंड पर तो जो चार्ज है वो सेंटर पे भी नहीं है, वो तो किसी रैंडम लोकेशन पर है। इसकी वजह से हर एक सरफेस के पॉइंट पर आपको फील्ड अलग अलग मिलेगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज। अगेन कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी होगी, बट अगर आपको करना होगा तो हमको लिखना यही होगा E डॉट ds। सिंस हमारा सरफेस जिस पर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो क्लोज्ड है, इसका मतलब है गॉस लॉ लगाया जा सकता है। दैट मीन्स ये Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्या अपने को Q इनसाइड इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड कितना चार्ज है पता है? बिल्कुल पता है, वो भी Q दिया गया है, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज होगा कि हमने φ2 भी निकाल लिया, φ1 भी निकाल लिया विदाउट गोइंग फॉर इंटीग्रेशन E डॉट ds। एक बार ये रियलाइजेशन आएगा, यू विल फील गुड। अब आप बता सकते हो कि φ1 φ2 को कंपेयर कैसे करना है। तो आप देखोगे ये भी वही आंसर आ रहा है, ये भी वही आंसर आ रहा है, इसका मतलब दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नाउ डी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन जो है वो बोलता है डिपेंड्स ऑन चार्ज लोकेशन। क्या ये चार्ज लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है कि चार्ज हमारा कहाँ पर है? बिल्कुल नहीं, एज लॉन्ग एज इट इज इनसाइड। अगर ये आउटसाइड है तो डिपेंड कर जाएगा। सो इनसाइड में चार्ज कहाँ पर लोकेटेड है बिल्कुल मैटर नहीं करता है। इनफैक्ट
इस पूरे स्टोरी में, सॉल्यूशन में, एक्सप्लेनेशन में हमने इस बात का बिल्कुल भी यूज नहीं किया कि ये स्फीयर है, कि ये भी स्फीयर है। दैट मीन्स हमने R1 R2 का कोई यूज नहीं देखा, स्फीयर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं किया। दैट मीन्स अगर अगला क्वेश्चन वो स्फीयर ना बना करके बोलता है कि हमारा एक रैंडम सरफेस है, तो कितना फ्लक्स जाएगा? हम तब भी आंसर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट देने वाले हैं। व्हाई? बिकॉज ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो इनक्लोज चार्ज पर डिपेंड करती है, और इनक्लोज चार्ज अपने को पता है, तो नो मैटर कैसा सरफेस हो, एज लॉन्ग एज इट इज क्लोज्ड, हमारा आंसर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ऐसे एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे उसने इस तरह से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। वो स्फीयर बनाएगा, रेडियस कम ज्यादा करेगा, फिर स्फीयर को सिलेंडर में कन्वर्ट कर देगा, कुछ और करेगा, आपको लगेगा नहीं या तो इंटीग्रेशन करना है, ये वो सब करना है। आपको जैसे पता चला क्लोज्ड है, अच्छी बात है, तो फिर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बताना है। फिर Q पता किया, अगर सेम Q है, बराबर है, अलग Q है, डिफरेंट है, जिसका Q ज्यादा उसका फ्लक्स ज्यादा, दैट्स ऑल। तो हम मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर आपको एक डाइजेस्ट हो गया तो हम एक क्वेश्चन और पिक कर सकते हैं इसी गॉस लॉ से लेकर के, फ्लक्स कैलकुलेशन को लेकर के। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे फ्लक्स कैलकुलेशन को लेकर के, और आप देखोगे एग्जाम में भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप यूज्ड टू हो जाओगे, तो आप जल्दी से आंसर दे सकते हो। सो नो मैटर कौन सा सरफेस आपको बनाया गया है, अगर ये क्लोज्ड है तो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है, दैट्स ऑल। अगर आपसे बोलता है ओरली, आप आंसर कर दीजिए, एक ये क्यू चार्ज दिया गया, एक ये माइनस क्यू चार्ज दिया गया, और एक ये बाहर 2Q चार्ज दिया गया है, और ये कोई क्लोज सरफेस है। ये क्लोज सरफेस मेरे को बोलना पड़ता है क्योंकि वो दिखा नहीं पाते हम लोग। सो इस क्लोज सरफेस से जाने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा? कैन यू काउंट दैट टोटल फ्लक्स? अब आपको Q के और जगह माइनस Q और 2Q से अलग अलग E डॉट ds नहीं करने हैं, रादर क्या है कि क्लोज सरफेस है तो गॉस लॉ को लगा देना है। कैन यू अप्लाई गॉस लॉ एंड आइडेंटिफाई हाउ मच द फ्लक्स इज गोइंग टू पास थ्रू दिस क्लोज सरफेस? एग्जाम्पल बना देते हैं ताकि आपको याद भी रह जाएगा। फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। टोटल चाहिए, टोटल फ्लक्स का मतलब टोटल इनसाइड आउटसाइड सबको ऐड करके। टोटल फ्लक्स का मतलब जो इनसाइड फ्लक्स जा रहा है, आउटसाइड फ्लक्स जा रहा है, सभी फ्लक्स को ऐड करके। और ये हमारा क्लोज सरफेस है जो आपको दिखाया गया है। अभी भी आपके डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। आई थिंक समथिंग हैज टू बी re-explained or reconsidered. इस एग्जाम्पल को तो मैंने ये ट्रीट किया था, ये तो बहुत ऑब्वियस एग्जाम्पल हो गया, मैं ना ही दूं तो चलेगा, तभी ऑर्डली पूछा था, बट आपके आंसर्स तो एकदम अलग आ रहे हैं। 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, सेकंड चार्ज दिखा नहीं आपको। ओके, सो वो कोई बड़ी ओके, तो उसको समझ सकते हैं। देख जाने के बाद अपने को प्रॉपर आंसर देना है, ठीक है। सो चल क्या रहे हैं, ये क्लोज सरफेस है, इससे अपने को फ्लक्स चाहिए। फील्ड लाइंस आप देखो कैसे जाएंगी। अगर आप फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हो तो 1 की वजह से फ्लक्स बाहर जा रहा होगा, सेकंड की वजह से फ्लक्स अंदर आ रहा हो नेगेटिव की वजह से, क्योंकि फील्ड लाइंस ऐसे आती हैं। 2Q की वजह से क्रॉस करके जा रहा होगा, तो इनसाइड और आउटसाइड दोनों जा रहा होगा, अगर फील्ड लाइंस को देखते हो। और अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूला वाइज चलते हैं तो अपने पास सिंपल सा आइडिया है। व्हाट इज दैट सिंपल सा आइडिया? कि फ्लक्स चाहिए, अगर आपको कभी फ्लक्स चाहिए तो आप E डॉट ds करते हो। आज हम लोगों ने ये लर्न किया है। अगर वो क्लोज सरफेस वर्ड आता है तो आप इंटीग्रेशन यहाँ पर इंटीग्रेशन में सिंबल लगा देते हो। एक बार सिंबल लगा तो गॉस लॉ बन जाता है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन जाता है। तो हम
इस ई डॉट डी एस पे ना जाकर के इस वाले पार्ट पे जाते हैं। इनक्लोज्ड का मतलब टोटल चार्ज इनसाइड, थोड़ी देर पहले लिखा है स्लाइड में, आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना जब ये पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाए तो अपने को टोटल फ्लक्स चाहिए। ये टोटल फ्लक्स बताता है, ये किसी एक चार्ज की वजह से नहीं बताता है, ये टोटल चार्जेस की वजह से बताता है, चाहे वो इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो। तो ये टोटल फ्लक्स दैट इज टोटल वैल्यू। क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड कितना आएगा? तो क्यू इनक्लोज्ड में हम लिखेंगे एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है इनसाइड। अगर एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है तो टोटल चार्ज हमारे पास कितना है? 0। अच्छा, आपका 2Q इसलिए आंसर आया होगा, आपने दोनों को ऐड कर लिया होगा। नो, ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, माइनस देख रहा होगा आपको, सो माइनस 0 होगा। ये 2Q जो बाहर लिखा है उसको नहीं लिखते हैं, यू नो दैट। तो हमारा आंसर आ जाएगा Q enclosed which is 0 by epsilon naught, that means 0। इसका मतलब नेट फ्लक्स कितना जा रहा है? 0 पास हो रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जितने अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस इंटर कर रहे होंगे उस पे सरफेस को पेनिट्रेट करके, सेम अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस एग्जिट कर रहे होंगे सरफेस को पेनिट्रेट करके। ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा अगर मैं आपसे ये पूछूं हाउ मच द फ्लक्स इज गोइंग इनसाइड ओनली। तो इनसाइड जाने वाले फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज इसकी वजह से इनसाइड जा रहा होगा, इसकी वजह से भी इनसाइड जा रहा होगा, और वो दोनों क्लोज सरफेस से नहीं बल्कि किसी पार्ट ऑफ द सरफेस से जा रहे हैं। तो वो हम मैथमेटिकली हमारे लिए काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है एट दिस जंक्शन ऑफ टाइम। तो आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है क्या वो 0 है क्या वो सेम है, तो लॉजिकली कनेक्ट कर सकता है बट एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं करा सकता। क्या आपको समझ में आया ये 0 क्यों आया? चलेगा। तो हम जो क्वेश्चन आपको देने वाले थे वो आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे, और आप प्लीज इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, वो फिर से वॉच कर लीजिए वीडियो को, सो दैट कि जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले फ्लक्स का, आई विल एक्सपेक्ट कि आप क्विकली और करेक्टली आंसर दें, सो दैट कि हम थोड़ा पेस अप कर सकें। लॉ बहुत सिंपल है, you just look the surface, closed surface, and if it is asking about the total flux, simply add the entire charges, divide by epsilon naught, that's your answer। इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में, पर्टिकुलरली जेई में। तो बट आपको राइट समझना है, ठीक है? चलेगा। सो आज के लेक्चर में आपने फ्लक्स, गॉस लॉ और डाइपोल के बारे में नॉन यूनिफॉर्म केस में देखा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कोई कंसर्न हो तो आप क्विकली पूछ सकते हो, अदरवाइज इट्स डन फॉर द डे।